ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चिता को अग्नि कौन देगा? एक नवजात बच्ची की रोती बिलखती चीखें किसी अनजान का भी सीना करुणा से भर देती हैं। तो फिर एक पिता का दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है कि अपनी मासूम बेटी को 2 घूंट दूध पिलाने की बजाय उसे अपने नशे के घूंट पीने की तलब थी। मुंबई की एक तंगहाल खोली का ये बेढंगा सा मंजर 2 मासूम बच्चों के भविष्य की बदहाली बयां कर रहा था। उनकी माँ इस नर्क से और उनसे हमेशा के लिए रुखसत ले चुकी थी और एक बेगैरत गैर जिम्मेदार बाप ही अब उनका रहनुमा था। जब उनका आज इतना भयानक था तो उनका कल कैसा होगा? अरे ये क्या कर रहे तुम? ये मेरी साहब को बच्चा पकड़ोगे थप्पड़ आता है। छोड़ इसे, पकड़ो इसे, बच्चा चोर पकड़ो उसे, वो मेरे साहब का बच्चा है। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। वो लड़का दिखता कैसा था? साहब 10-12 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका ओलिया हमारे स्केच आर्टिस्ट को बता सकती है? हाँ साहब, मैं बता सकती हूँ। अरे चुप कर, दिन रात क्या दिमाग खराब करके रखा है। गला दबा दूंगा तेरा। बाबा आ गया तू? ला दे। और पहले इस किचकिच को चुप कर, सुबह से कान खा गई है मेरा। हाँ बाबा। शांत हो जा, दूध पी, ऐसे रोते
सो जा, नींद नहीं आ जाएगी। बाबा मैं जाता हूँ। सुन, उस जग्गू को बोल थोड़ा पैसा बढ़ा। मैंने उसे बोला लेकिन ना बोलता। साला मुफ्तखोर। चल निकल, जो दे वो ले आ। बोले बे। बाबा पुलिस। पुलिस? जास्त शळपट्टी नाही पाहिजे। और किस किस के बच्चे उठवाए तूने अपने बेटे से? साहब आज शपथ साहब, मैं ये काम नहीं करता है साहब। मेरे को तो लगा वो मेरी मुन्नी है साहब। मुन्नी नहीं है, वो मुनमुन है जिसे तेरा बेटा अगवा करके लाया तेरी खोली पे। बोल धंधा क्या है तेरा? किसको बच्चे सप्लाई करता है तू? बोला ना साहब, मैं कोई गलत धंधा नहीं करता। आप चाहे तो बाकी खोली वालों को पूछ लेना साहब। मैं बाप है मुन्नी का। मेरे को तो खुद को नहीं मालूम टीपू कब मुन्नी को छोड़ के किसी दूसरे के बच्चे को उठा के लेके आया। अंकल बाबा सही कह रहे, मैंने ही वो बच्ची को पार्क से उठाया था। दीपू तुमने बच्ची को क्यों उठाया? मैंने वो बच्ची उसकी मार से बचने के लिए उठाया। मतलब? मुन्नी को भी कोई बच्चा चोर ले गया। अगर मैं यही बात बाबा को बोलता कि मुन्नी मुझसे घूम गई तो मुझे वो बहुत मारता। मुन्नी से ही तो बाबा का दारू का जुगाड़ होता है। लेकिन मैं बच्चा चोर नहीं है अंकल, मैं बच्चा चोर नहीं है। मुन्नी से जुगाड़ होता है? कैसे? रोज के 100 रुपए कमाने मुन्नी को जग्गू के हाथ में देना पड़ता है। अरे तेरी बहन चल निकल। पैसा जग्गू भाई? अबे रोती नहीं है ये, भीख कम मिलती है। मेरे को पैसा कम मिला ना तो आगे से तेरा पैसा काट लेगा, समझा? चलिए निकल। रोज की तरह मैं मुन्नी को घर लेकर आ रहा था। घर जाने के पहले मैं पार्क में जाता था। अब हम आइसक्रीम खाएंगे। मुन्नी, 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 मुन्नी। मेरे को पता ही नहीं चला कौन मेरी मुन्नी को उठा के ले गया, इसलिए मैंने अरे ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं ये मेरे साथ का बच्चा है। नहीं ये मेरा बच्चा है। पागल हो गए क्या? झापड़ करने पड़ेगी। थप्पड़ मारेगा। नहीं पागल है क्या? मुन्नी है। पकड़ो इसे। ये मेरे साथ का बच्चा है। अरे कौन से पकड़ो इसे? अंकल वो बच्चा तो आपको मेरे पास से मिल गया, लेकिन मेरी मुन्नी मिल जाएगी ना? ढूंढो ना मेरी मुन्नी को, वो बहुत छोटी है।
गलती हो गई साहब, गलती हो गई साहब, गलती हो गई साहब। जीती जागती बच्ची को भीख मंगवाने के लिए भाड़े पे देता था। कैसा बाप है रे तू? मैं क्या करता साहब, अकेला मैं बच्चों का पेट कैसा पालता था साहब, नौकरी भी तो कोई देता नहीं है ना साहब। अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर और बता जग्गू कहाँ मिलेगा? जग्गू कहाँ है मुझे पता नहीं है साहब, उसका नंबर है लेकिन मेरे नंबर दे। सर जग्गू का नंबर बंद है और वो अपने अड्डे पे भी नहीं मिला है। अपने खबरियों को बोलो पता लगाए वो कहाँ छिपा हो सकता है। सर सर हमें तो अपनी बच्ची मिल गई है, लेकिन हम नहीं चाहते किसी और का बच्चा जेल जाए, इसलिए हम दीपू पे केस नहीं करना चाहते। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। अंकल, मेरी मुन्नी मिल जाएगी ना? बेटा तुम्हारे पास मुन्नी की कोई फोटो है? हाँ, एक फोटो है, पर आप उसे ढूंढ लोगे ना? वो बहुत छोटी है। पता चला है, और जग्गू है ना भिवंडी में अपनी दोस्त की खोली में छुपा हुआ है। सब एक मिनट, सब बताओगे? मन्नी का मुन्नी कहाँ है बोल? साहब मैं मानता हूँ कि मैं उसके भाई और बाप से भीख मंगवाने के लिए मुन्नी को लेता था साहब, लेकिन मैं सच कहता हूँ साहब, मैंने उसको नहीं उठवाया साहब। सर जग्गू को बहुत तोड़ा लेकिन मुन्नी की कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। अगर जग्गू ने मुन्नी को नहीं उठवाया तो फिर किसने उठवाया और किस मकसद से? आपने मुन्नी को देखा? बहुत छोटी है, मेरी बहन है, गले में काला धागा बांधा मम्मी ने। बेटा ऐसे नहीं मिलेगी, तो पुलिस के पास चला जा, वो लोग तेरी मदद कर देंगे। ये मुन्नी है, पुलिस वाले इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे मुन्नी को बहुत जल्द ढूंढना है। बहुत छोटी है, बहुत रोती है। एक नन्ही जान की तड़पती चीखें बाप की शराब का इंतजाम भी करती थी और भीख मंगवाने वाले गिरोह की तिजोरियां भी भरती थी। इससे बड़ी लानत शायद और कुछ हो ही नहीं सकती। मुन्नी जैसी न जाने कितनी बेकसूर असहाय जाने अपनी जिंदगी इसी तरह से बसर करती हैं। और इस खौफ को महसूस करने वाले दीपू भी कई होंगे जो अपने आप को इस नर्क से बचाए रखने के लिए अपनों के ही हाथों की कठपुतली बन इन अपराधों के भागीदार बन जाते हैं। यह अमानवीय और बेहद ही चौंकाने वाला सच पुलिस के लिए नया नहीं था। पुलिस को दीपू और मंदार के बयान की पुष्टि तो करनी थी, लेकिन साथ ही इस राज का भी पता लगाना था कि आखिर मुन्नी अब कहाँ थी।
मुन्नी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसकी मौत दम घुटने से हुई है और इसके अलावा उसकी बॉडी पे कोई खरोंच या सेक्सुअल असोल्टिंग के कोई निशान नहीं है। शिंदे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जग्गू ने पकड़े जाने के डर से मुन्नी को पहले ही मार के फेंक दिया हो और अब सच ना बोल रहा हो? सर अगर ये काम वाकई में जग्गू का होता तो अभी तक तो उगल दिया होता वो। अगर ये काम जग्गू ने नहीं किया है तो मुन्नी को अगवा करके मारने के पीछे किसी का क्या मकसद रहा होगा? देखिए आप सभी लोग मुझे शांति से बता दीजिए कि मेरा बच्चा कहाँ है। मेरा बच्चा अंदर रूम में था और वो गायब हो गया। ऐसे कैसे गायब हो गया? आप शांत हो जाइए। बच्चा नहीं मिला। आप शांत हो जाइए। मुझे बता दीजिए मेरा बच्चा। आप शांत हो जाइए प्लीज। मिस्टर पारेख। जी सर, मैंने आपको कॉल किया था। डिलीवरी कब हुई थी? कल दोपहर को। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हॉस्पिटल के किसी स्टाफ ने आपका बच्चा चुराया? किसी को देखा आपने बच्चा उठाते हुए? सर देखा नहीं, लेकिन बिना हॉस्पिटल की मिली भगत के काम कैसे हो सकता है? सर मैं तो कहता हूँ इन लोगों के साथ बिल्कुल सब अपनी ड्यूटी जानते हैं। इस तरह से हंगामा करके आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, समझे? सॉरी सर। सर हम मानते हैं कि बच्चा हमारे स्टाफ की देखरेख में था, पर मुझे नहीं लगता कि हमारे स्टाफ में ऐसा कोई भी है जो ऐसे क्राइम को सपोर्ट करेगा। हमें आपके स्टाफ से पूछताछ करनी है और आपके हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज भी दें। जी सर जरूर। इस्माइल जी, यहाँ पर हर आने जाने वालों की एंट्री करते हैं ना आप? जी सर, ये मेरी ड्यूटी है। मैं इतने साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आज तक यहाँ पे सब ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर आज तो हो गया ना, कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं हो गई? नहीं सर, मैं हर आने में जाने पर नजर रखता हूँ। बाहर आने का रास्ता सिर्फ यही है, तो बच्चा भी यहीं से बाहर गया होगा, तो कैसी नज़र रखी आपने? सर ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा कोई नज़र में आया जिस पर आपको शक हो? नहीं सर। मिसेस पारेख के वार्ड में तुम ड्यूटी कर रही थी? जी सर, लेकिन जब बच्चा किडनैप हुआ उस समय मैं वार्ड में नहीं थी। वार्ड कहाँ है? सर बच्चा यहीं था और मिसेस पारेख भी। आपने किसी को देखा? मैं वॉशरूम में थी, जब बाहर आई तो मेरा बच्चा नहीं था। ये इतने सारे न्यूज़पेपर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर ये तो यहाँ पहले नहीं था। शिंदे एक मिनट रिवाइंड करो, जूम करो जरा। बाकी कैमरास का फुटेज का है? यही एक कैमरा चालू है, बाकी कैमरास 2 महीने से खराब है। खराब है मतलब? वो हम रिपेयर करवाने ही वाले थे, लेकिन आप वेट कर रहे थे कि पहले कोई बच्चा किडनैप हो जाए। सॉरी सर। हॉस्पिटल की रेपुटेशन की आपको इतनी फिक्र है, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में ये लापरवाही। फिर से चलाओ। मुझे लगता है ये बच्चा अपने बैग में न्यूज़पेपर लेकर मिसेस पारेख के वार्ड में दाखिल हुआ। वहां पर इसने अपना बैग खाली किया और बच्चे को बैग में डाला। रिवाइंड करो। ये देखो,
जाते समय इसकी चाल एकदम नॉर्मल है। एग्जिट पे जाओ। ये देखो, आते समय ऐसा लग रहा है जैसे इसका बैग भारी हो गया। सर वॉचमैन को बुलाते हैं, शायद वो बच्चों को आइडेंटिफाई कर सके। सर ये स्कूल की तस्वीर में जो बच्चा दिख रहा है ना, 2-3 रोज से हॉस्पिटल में आ रहा है। कौन है? जी मैं तो नहीं जानता। तुमने इसकी एंट्री ली थी? सर मैंने सोचा मरीज के रिश्तेदार का बच्चा होगा। मतलब तुमने बिना कोई पूछताछ किए उसे आने भी दिया और जाने भी दिया? सर बच्चे पे भला कोई कैसे शक कर सकता है? उसका स्केच तो बनवा सकते हो ना। सर शकल ठीक से याद नहीं है। शिंदे तुम्हें क्या लगता है, कहीं ये बच्चा दीपू तो नहीं? लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है सर? जब मुन्नी अगवा हुई थी तो उसने पार्क से दूसरे बच्चे को उठाया, तो कहीं इस बार भी? पर सर दीपू तो फुटपाथ वाले स्कूल में पढ़ता है और उस स्कूल की यूनिफॉर्म। शिंदे जो बच्चा चुरा सकता है वो यूनिफॉर्म भी चुरा सकता है। ठीक से देखना, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। साहब, अरे साहब बताओ तो सही, आप क्या ढूंढ रहे हैं साहब? दीपू, नाके के उस पार जो सिटी हॉस्पिटल है मालूम है कहाँ है? सिटी हॉस्पिटल? नहीं पता? चल हमारे साथ। अरे साहब फिर बात क्या है? दीपू को हमारे साथ जाना होगा। पर क्यों साहब? साहब इसने किया क्या है? ओ साहब, साहब सर जी ये वो बच्चा नहीं है, मेरे कुछ खास तो याद नहीं है। ये तो बहुत छोटा है, वो हाइट में थोड़ा बड़ा था। वो 14-15 साल का होगा। कौन सा बच्चा अंकल? और आपने मुझे क्यों बुलाया? बोलो ना अंकल। दीपू, जैसे तुम्हारी बहन को किसी ने चुराया था ना, उसी तरह इस हॉस्पिटल से भी किसी ने एक बच्चा चुराया है। आपको लग रहा है कि मैंने बच्चा चोरी किया? मैं बच्चा चोर नहीं है अंकल। शिंदे, दीपू ला घरी सुन। उस 14-15 साल वाले बच्चे ने ही मेरी मुन्नी को मारा। दीपू तुम अभी घर जाओ, तुम्हारी मुन्नी को किसने मारा इसका हम पता लगा रहे हैं। सर क्या लगता है मुन्नी की हत्या और पारेख का बच्चा उठवाने में किसी एक का ही हाथ है? शायद, मगर हैरान करने वाला सवाल यह है कि इसमें हाथ सीसीटीवी वाले 14-15 साल के बच्चे का है तो क्यों? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे का इस केस में कोई हाथ है। आई मीन एक 14-15 साल का बच्चा। शिंदे, अपराधी की शक्ल पे तो नहीं लिखा होता ना कि वो अपराधी है। दीपू भी एक बच्चा है, लेकिन उसने एक बच्ची को चुराया। मिस्टर पारेख को बुलाओ, इस सीसीटीवी वाले लड़के का आइडेंटिफिकेशन करो। अक्सर बच्चा चोरी होने के केसेस में या तो रिश्तेदार या परिवार वालों में से ही किसी का हाथ होता है। सर सर ऐसी यूनिफॉर्म तो मेरे भतीजे की भी है। क्या नाम है आपके भतीजे का? सर प्रतीक, मेरे बड़े भाई का बेटा है। क्या वो हॉस्पिटल में आया था? हाँ सर, कई बार। लेकिन बात क्या है? मिस्टर पारेख, हमें शक है कि इसी ने आपके बच्चे को किडनैप किया। सर आप कुछ भी बोल रहे हैं, वो मेरा भतीजा है। भतीजा है इसीलिए फिलहाल उससे कुछ मत कहिएगा और हमें उसके स्कूल का नाम बताइए। सर इसकी अटेंडेंस पूरी है। बेटा प्रतीक, 16 तारीख को अटेंडेंस लगवा के बंक तो नहीं मारा था? नहीं सर, मैं कभी बंक नहीं मारता। सर मैंने प्रतीक के अलावा इस स्कूल के सभी बच्चों की अटेंडेंस चेक कर ली है। 14 से लेकर 16 तारीख तक इस स्कूल का कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही थी। शिंदे, तो हम क्या माने कि पारेख के बच्चे का किडनैपर स्कूल में नहीं पढ़ता, या हमारा ये सोचना गलत है कि ये किडनैपर और मुन्नी का मर्डर एक ही है? सर हो सकता है कि बाहर का ही कोई लड़का इस स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के हॉस्पिटल में घुसा हो। सुनो। जी अंकल। बेटा, क्या तुम्हें पता था कि प्रतीक की चाची को बेबी होने वाला है? हाँ, पूरे क्लास को बताया था प्रतीक ने। तो क्या तुम भी उसके कजिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल गए थे? नहीं सर। प्रतीक, तुम क्लास में जाओ। देखो बेटा, डरो मत, एकदम रिलैक्स हो जाओ
और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जनरल नॉलेज कैसी है? अच्छी है। गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे घर पे न्यूज़पेपर कौन सा आता है? बोलो बेटा। वो पता नहीं, मैं नहीं पढ़ता। इंस्पेक्टर, जिस डेट पर आप क्षितिज के हॉस्पिटल में होने की बात कर रहे हैं, उस दिन तो वो स्कूल में प्रेजेंट था। आप बेकार पे उस पर शक कर रहे हैं। सिर्फ क्षितिज ही नहीं, सारे बच्चे उस दिन प्रेजेंट थे, लेकिन क्षितिज की ही कदकाठी का बच्चा क्षितिज जैसे यूनिफॉर्म और स्कूल बैग लेकर अगर... सॉरी टू इंटरप्ट यू ऑफिसर, स्कूल यूनिफॉर्म और उसके जैसे न जाने कितने बैग मार्केट में मिलते हैं। मुझे तो लगता है कि ये हमारे स्कूल को और हमारे स्टूडेंट्स को बदनाम करने की कोशिश है। जिस बच्चे के बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमारे स्कूल का टॉपर है, टॉपर, जिस पर उसके पेरेंट्स को ही नहीं पूरे स्कूल को उस पर गर्व है। ऐसा बच्चा और ऐसा क्राइम, आई डोंट बिलीव इट। शिंदे, क्षितिज पर शक करने के सॉलिड रीजंस तो नजर आ रहे हैं, पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि अगर उसने वाकई पारेख के बच्चे की किडनैपिंग की तो किस मकसद से की? इतना होनहार बच्चा, स्कूल का टॉपर, आखिर ऐसी हरकत क्यों करेगा? सर, हो सकता है कि उसकी प्रतीक से कोई दुश्मनी रही हो, जिसका बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। हेलो। ओके सर, मैंने जो क्षितिज की फोटो तावड़े को भेजी थी उसके बारे में हॉस्पिटल के वॉचमैन को कुछ खास याद नहीं, और मिस्टर पारेख को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। सर, मिस्टर पारेख के बच्चे की किडनैपिंग के साथ साथ क्षितिज का मुन्नी की किडनैपिंग में भी तो कोई हाथ नहीं। दीपू को लेकर आओ। अरे छोड़ इसे, क्या कर रहे तू? क्यों भाग गया? तेरे मुन्नी को क्यों मारा? इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? ये कोई तरीका है? अपराध का चेहरा बहुत ही भद्दा और घिनौना होता है, लेकिन अपराध करने वालों की शिनाख्त में जो चेहरे सामने आते हैं वो अक्सर बेहद चौंकाने वाले होते हैं। दीपू की बहन मुन्नी के गायब होने और हॉस्पिटल से एक नवजात बच्ची के अगवा होने के दौरान शक के दायरे में जो चेहरा सामने आया था वो था 14 वर्षीय क्षितिज का। लेकिन अगर क्षितिज का वाकई इन अपराधों में कोई हाथ था तो वो किन वजहों से रहा होगा, ये सवाल उठना लाजमी था। सर, हॉस्पिटल से जो न्यूज़पेपर का बंडल मिला है उस पर लिखा नंबर क्षितिज के रूम नंबर से मैच करता है। हेलो, क्या? ये सब कैसे हुआ मिस्टर सावंत? पियोन ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि क्षितिज स्कूल के वॉशरूम में बेहोश पड़ा हुआ था। उसने अपने हाथ की नसें काटी हुई थी। आई गेस उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। जब से आपने क्षितिज को उस लड़के से पिटवाया तब से वो बेचैन था। तो क्षितिज के पड़ोसियों से एक बात पता चली है। जी, सपना महाजन का घर यही है? जी। पापा कौन है? आप ही का नाम सपना महाजन है? जी। आपके भाई क्षितिज ने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या? लेकिन आप मेरे भाई को कैसे जानते हैं? जानने वाली बात यह है कि आपके भाई ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। मतलब देखा सर, इन्हें अपने बच्चे का चेहरा तक याद नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, ये बच्चा मेरा ही है। सर, सिर्फ एक दिन का था जब ये अगवा हुआ था, और छोटे बच्चे की शक्ल हर दिन बदलती है। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को पहचानने में इतनी देर नहीं लगाती।
सर आप मान क्यों नहीं रहे? मैं कह रही हूँ ना ये बच्चा मेरा ही है। आपको देख के तो नहीं लगता कि 1 हफ्ते पहले आपकी डिलीवरी हुई है? क्या मतलब है आपका सर? अपना मतलब हम आपको तसल्ली से समझाएंगे। क्षितिज ने हमें सब कुछ बता दिया है। सर, एक विधवा को समाज अपना लेता है, लेकिन उसके ससुराल वाले नहीं अपनाते। मेरे पति की मौत के बाद उन लोगों ने मुझे बहुत मजबूर कर दिया था कि मैं अपने मायके लौट जाऊं। वो लोग नहीं चाहते थे कि अपने बेटे की जायदाद पे मुझे कोई भी हक मिले। उनकी जायदाद में हक पाने के लिए तुमने इतना घिनौना क्राइम किया? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था सर। मुझे लगा कि अपने पोते के खातिर शायद वो मुझे अपना ले, इसलिए मुझे फेक प्रेगनेंसी का नाटक करना पड़ा। सपना, तुम्हें एहसास भी है कि अपने इस झूठे नाटक से तुमने अपने भाई का बचपन छीन लिया? मैं बहुत बुरा हूँ सर, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं बेटा, तुम बुरे नहीं हो, तुम तो अपने स्कूल के टॉपर हो। फिर ये सुसाइड क्यों? मैंने ही क्राइम किया सर, ताकि मेरे दीदी का फ्यूचर अच्छा हो। मेरी दीदी को उनके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। मैं दीदी को रोते हुए नहीं देख सकता था सर। अगर मैं बड़ा होता, जॉब कर रहा होता, तो दीदी को कभी फेक प्रेगनेंसी का नाटक नहीं करना पड़ता। पर उनके खुशी के लिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। क्षितिज, इस नाटक को पूरा करने के लिए मुझे एक बच्चे की जरूरत है। तू मेरी मदद करेगा ना? पर मैं क्या कर सकता हूँ दीदी? तू मेरे लिए एक बच्चा चोरी करके लिया। तो प्रतीक की चाची के बच्चे को तुमने अपनी दीदी के कहने पे उठाया? प्रतीक ने सारी क्लास में बताया था कि उसके चाची को बेबी होने वाला है, इसीलिए मैं हॉस्पिटल गया। मैंने बच्चे को चुराया और दीदी को लाके दे दिया। तो पहले हमें सच क्यों नहीं बताया? क्या सच बताना सुसाइड करने से ज्यादा मुश्किल था? मुझे बहुत बुरा लग रहा था सर। मैंने अपनी बहन की खुशी के लिए दीपू की बहन। तो क्या तुमने दीपू की बहन को भी? दीदी, ये कैसी बच्ची ले आया तू? मुझे न्यू बॉर्न बेबी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की होनी चाहिए बच्ची। मैं उस बच्चे को वापस उसी पार्क में छोड़ने गया, पर वहाँ पुलिस देख के मैं डर गया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो उसके भाई ने जो मुझे मारा तो मुझे बहुत गिल्ट हुआ, इसीलिए मैंने बड़ों का काम होता है बच्चों को रास्ता दिखाना, लेकिन तुम दोनों ने अपने ही बच्चे को गलत रास्ते पे भेज दिया और साथ ही एक 6 महीने की बच्ची की जान ले ली। शिंदे, घेऊन जा ना।
तेरी मुन्नी का गुनहगार मैं हूँ बेटा। अगर तेरा बाबा अच्छा होता तो तुझे जग्गू के पास कभी मुन्नी को ले नहीं जाना पड़ता, और शायद तेरी मुन्नी आज तेरे साथ होती। मुझे माफ कर दे बेटा। आज के बाद तेरा बाबा कभी दारू नहीं पिएगा। सच्ची, तेरा बाबा नशा मुक्ति केंद्र जाएगा और अपनी दारू की लत छुड़ाएगा। कभी दारू नहीं पिएगा। डीएनए टेस्ट से साफ हो गया कि सपना जिस बच्चे को अपना बता रही थी वो पारेख परिवार का ही था, और यह भी साफ हो गया था कि अपने पिता के जुल्मों को सहने वाली और दीपू की बहन मुन्नी भी सपना की ही वजह से आज इस दुनिया में नहीं थी, और इन अपराधों के लिए उसने जरिया बनाया था अपने 14 वर्षीय भाई क्षितिज को। वो क्षितिज जिसने शायद सपने देखे होंगे अपने सुंदर भविष्य के, लेकिन उसकी बहन की नाजायज लालसा ने उसकी जिंदगी का रुख आत्महत्या की तरफ मोड़ दिया। सपना हो या चाहे मंदार या फिर भीख मंगवाने वाले गिरोह के सरगना, ऐसे लोग दीपू, क्षितिज और न जाने कितने ही मासूम बच्चों के गुनहगार हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए उनसे उनका बचपन छीन लेते हैं और उन्हें ऐसे अपराधों में जरिया बनाते हैं जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हेलो हेलो बेबी। अरे कहाँ हो तुम यार? कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ मैं। सॉरी, वो एक्चुअली फोन चार्ज नहीं है। तो मुझे ये बताओ कितने बजे की बस है, मैं तुम्हें कितने बजे पिक करने आऊँ? हाईवे में ना कोई ऑयल टैंकर पलट गया तो इसलिए हाईवे क्लोज कर दिया। अब तो कल ही निकल पाऊंगी। रात में रुकोगे कहाँ तुम? आई विल मैनेज ना बाबा, मैं पहली बार थोड़ी नासिक आ रही हूँ। यहाँ पे कोई ठीक ठाक सा होटल तो मिल ही जाएगा। सुबह सुबह पहली बस पकड़ के मैं निकल आऊँ, ठीक है? लंच टाइम तक पहुँच जाऊंगी। तुम एक काम करना, जैसे ही तुमको होटल का रूम मिले अपना मोबाइल सबसे पहले चार्ज करना और मुझे कॉल करना, और हाँ निकलने से पहले भी कॉल करना। ओके मिस्टर हबी। लव यू। The number you have called is unavailable. Please try after some time. डैड, आपने तो कहा था मम्मा लंच तक आ जाएंगे, अब तो 3 भी बज गए हैं। तुम्हारे सामने पापा फोन ट्राई कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा है। हम लोग मम्मा को लेने बस स्टैंड चले क्या? अरे इधर आना यार, इधर आना। हाँ। अरे कल नासिक से बसें जाना बंद हो गई थी। हाँ। अभी वापस आना शुरू हुई है क्या? हाँ, बसें तो सुबह से चालू हो गई हैं। डैडी, मामा कब आएंगे? अभी आ जाएगी बेटा। पंद्रह मार्च की सुबह गई शर्ली अगले दिन शाम तक वापस नहीं आई। एक के बाद एक बसें आती गईं। उसके पति डेविड और बेटी मोना इंतजार करते रहे, लेकिन शर्ली का कहीं कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन की रात होने में सिर्फ अब थोड़ा ही वक्त बाकी था। आखिर डेविड ने तय किया कि वो पुलिस की मदद लेगा। आपकी वाइफ नासिक कब गई? सर मैंने बताया ना आपको, कल सुबह गई थी वो और रात को वापस लौटने वाली थी, और लास्ट में 8:30 के आसपास उसने नासिक की पीसीओ से कॉल किया था सर। वो नंबर है आपके पास? नंबर हाँ है सर मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ सर आपको। ये देखिए सर, लास्ट से कॉल किया था पीसीओ का नंबर। कोई फोटो लाया अपनी वाइफ की? फोटो लाया सर, ये देखिए। मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन नासिक पुलिस को भेज देता हूँ। इस बीच अगर आपकी वाइफ वापस आ जाए तो आप हमें जरूर बता दें। श्योर, मैं करता हूँ सर। सर पूरे पुलिस स्टेशन से डिटेल आया इस औरत की मिसिंग रिपोर्ट। इस डिटेल के मुताबिक कल रात को इस औरत ने नासिक के किसी पीसीओ से कॉल किया था। उसका नंबर भी है यहाँ पे। जल्दी पता लगाओ कि ये नंबर किस पीसीओ का है। यस सर, हमें वहां पर अभी पूछताछ करनी होगी। यही पीसीओ था। सुनो, 2083469 इसी पीसीओ का नंबर है। हाँ सर, इसी पीसीओ का नंबर है। कल रात को इस औरत ने इसी पीसीओ से कॉल किया था। हाँ सर, ये 10 साढ़े 10 बजे आई थी हमारे पीसीओ पे। इसने फोन भी किया था सर और चार्जर भी मांगा था। भैया चार्जर होगा आपके पास? ये लीजिए। अरे नहीं, ये मेरे फोन पे नहीं लगेगा। भैया आसपास कोई अच्छा होटल है? हाँ है, आप यहाँ से सीधे जाइएगा, आधा 1 किलोमीटर चलेंगे आप तो लेफ्ट साइड से आपको अच्छे होटल्स और अच्छे फैमिली लॉज है, और आप पैदल निकल जाइए यहाँ से। कोई ज़्यादा दूर नहीं, एक शॉर्टकट रास्ता और भी है वहाँ से बाजू से। ओके, मैं आपके पास। सर इसने होटल और लॉज के बारे में पूछा था,
तो मैंने इसको सावंतवाड़ी जो है वहाँ पे होटल लॉज के बारे में इसको बताया था। गौतम, यस सर, हमें सावंतवाड़ी के सारे होटल्स और लॉजेस में पता करना होगा। एक्सक्यूज मी। यस सर। इसका नाम शर्ली। सात दिन बीत चुके थे। डेविड बहुत परेशान था। उसकी बेटी भी रोज यही सवाल करती थी कि मम्मा कब आएंगी। उम्मीद का दिया बुझता जा रहा था और फिर पुलिस ने तय किया कि वो बस स्टॉप से होटल वाली रोड तक हर छोटे मोटे दुकानदार से, फेरी वालों से, आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करेगी। यहाँ कुछ दुकानें यहाँ पता करते हैं। ये औरत एक हफ्ते पहले रात में इसी रास्ते से कहीं जा रही थी। उसके बाद से इसका कुछ पता नहीं चला। ध्यान से देखिए, शायद आप लोगों ने इसे इसी रास्ते से कहीं जाते हुए देखा। मैंने तो इसको नहीं देखा। ए बेटा देख, तूने तो नहीं देखा इसको? सब यही औरत थी ये तो नहीं बता सकता, पर 7-8 दिन पहले की रात को बेटा एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? सर वहाँ उस पेड़ की तरफ। हाँ सर, यहीं पर एक्सीडेंट हुआ था, नीले कलर की कार से। देखो आसपास कुछ है क्या? कार के हेडलाइट के टुकड़े हैं। ब्रेसलेट। गौतम। यस सर। हमें पता लगाना होगा कि पिछले एक हफ्ते में किसी एक्सीडेंट में कोई औरत की बॉडी मिली है क्या? यस सर। और हमें सारे अस्पतालों में भी चेक करना होगा। हो सकता है किसी एक्सीडेंटल केस में कोई अननोन पेशेंट एडमिट हुआ। और हमें शहर के सारे गैराजेस में भी चेक करना होगा। कोई नीले रंग की कार जरूर आई होगी रिपेयरिंग के लिए, जिसका अगला हिस्सा डैमेज हो और जिसके कांच टूटे हुए। यस सर। और इससे पहले एक काम करो। यस सर। ये ब्रेसलेट, इसको पुणे पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सावंत के पास भेजो। यस सर। और उन्हें इस एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म भी करो। हो सकता है कि ये एक्सीडेंट उसी औरत का हुआ जिसकी हमें तलाश हो। डोंट क्राई बेटा, मम्मा आ जाएगी। हाँ? आप हमेशा कहते हो मम्मा नहीं आती है। देखो पापा ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा पास्ता बनाया, खाओगी थोड़ा सा? नहीं खाना। थोड़ा सा देखो, टेस्ट करके देखो, थोड़ा सा। एक बार बैठो, देखो कितना अच्छा पास्ता बनाया पापा ने, है ना? डोंट क्राई नाउ। पापा मम्मा आ गई। मम्मा, अंकल आपको कुछ मेरी मम्मा के बारे में पता चला? बेटा तुम अंदर जाओ। इस ब्रेसलेट को पहचानते हैं? ये तो शर्ली का है, जिस दिन गई थी पहन के गई थी। आप लोगों को मिल गई क्या वो? अरे प्लीज कुछ तो बोलिए आप लोग। मिस्टर डेविड प्लीज आप शांत हो जाइए। ये नासिक पुलिस को एक रोड पर मिला। जिस रात आपकी बीवी लौटने वाली थी, उस रात उस रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट स्पॉट पे ये ब्रेसलेट मिला। एक्सीडेंट? कौन से हॉस्पिटल में है वो? मिस्टर डेविड, नासिक पुलिस इंक्वायरी कर रही है। आसपास के सभी हॉस्पिटल्स में पूछताछ जारी है। जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। 7 दिन के इंतजार के बाद खबर भी मिली तो दिल दहला देने वाली। आखिर कहां थी शर्ली? वो जिंदा भी थी या नहीं? और तभी पुलिस को एक बेहद चौंका देने वाली दूसरी लीड मिली। फोटो देना। एक्सक्यूज मी, इस औरत को देखा आपने? ये 7-8 दिन पहले हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थी। एक्सीडेंट केस था। इसको कोई बाहर छोड़ के चला गया था।
तो हमारा वार्ड बॉय भागते हुए बताने आया था। अरे भारती, क्या हुआ? अपना गेट है ना, वहां पे एक गाड़ी रुकी और एक औरत को फेंक के भाग गया। रख दे। मैंने उधर जाके देखा तो वो औरत खून से लथपथ थी। तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया? अरे किधर से करता, लेकिन हाँ गाड़ी ना ब्लू कलर की है। तुम एक काम करो, पेशेंट को लेके आओ, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हूँ। गणपत, इसकी मदद करो पेशेंट लाने में। चल 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 जल्दी चल। वो पेशेंट कहाँ है? क्या हुआ भारती? सर 7-8 दिन पहले एक औरत को जो बाहर फेंक के चले गए थे ना सर, उनके बारे में इंक्वायरी करने आए हैं। हाँ, उस रात मैं ही था ड्यूटी पे, लेकिन अगले दिन सुबह औरत अपने आप ही चली गई थी। कहाँ? कोई उसे फेंक के चला गया था, फिर हमने उसे एडमिट किया, उसका बैंडेज वगैरह किया, और अगले दिन जब मैं आया तो पता चला कि वो चली गई थी। लेकिन डॉक्टर साहब, आप लोगों को एक्सीडेंटल केस में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तूने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था? अरे भाई, तुम लोग पुलिस का प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो करते हो? आई एम सॉरी, अगर कोई सीरियस मैटर होता तो ये लोग आपको जरूर इन्फॉर्म करते हैं। अगर उस औरत के बारे में कुछ भी पता चले आप जरूर बताइएगा। हेलो, आपके वाइफ के बारे में एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है। अभी आता हूं। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। कौन से हॉस्पिटल में सर? अभी कैसी है वो? नासिक पुलिस ने और क्या बताया आपको? बेहोश है, इंजर्ड है, कैसी है? ज्यादा इंजर्ड तो वो नहीं होंगी, क्योंकि अगली सुबह वो चुपचाप उस हॉस्पिटल से निकल गई। हॉस्पिटल से निकल गई? तो उसको घर आना चाहिए था, मगर अभी तक तो घर आई नहीं वो। देखिए, मैं बता रहा हूँ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी सर। मुझे लग रहा है कुछ गलत तो नहीं हो गया। प्लीज आप थोड़ा पता कीजिए, कहाँ है वो? यही बात तो हम भी जानना चाहते हैं मिस्टर डेविड। एक बात बताइए, आप उनके साथ नासिक क्यों नहीं गए थे? सर, मैं उसके साथ जाना चाहता था सर, मगर इस वीक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी इन्वेस्टर्स के साथ। मैंने बोला था शर्ली हम नेक्स्ट वीक चलते हैं। कहीं आप जानबूझकर तो उसके साथ नहीं गए? सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं सर। आप विश्वास करने का सॉफ्टवेयर पुलिस ट्रेनिंग में हमारे दिमाग से निकाल कर फेंक दिया जाता है, इसलिए हम शक सबसे पहले और विश्वास सबसे बाद में करते हैं। तो बताइए, आप अपनी वाइफ के साथ नासिक क्यों नहीं गए? मेरा नया बिजनेस है सर, और मुझे ज्यादातर समय अपने बिजनेस को देना पड़ता है। लगभग यही कोई 6 महीने पहले शर्ली के फादर की डेथ हो गई थी सर। शर्ली काफी दिनों से बोल रही थी कि उसको उसके फादर की ग्रेव के पास जाकर बैठना है। मुझे पापा से मिलने जाना है बस। और शर्ली, यू नो, एक दिन पापा की ग्रेव पर अकेले नहीं बिता सकती क्या मैं? उनसे बात करनी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल आपकी मैरिड लाइफ कैसी थी? आपका या आपकी वाइफ का किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं था? सर, मेरी वाइफ इतने दिनों से गायब और आप इस तरह की गिरी हुई बात कर रहे हो उसके बारे में सर। इट्स ओके मिस्टर डेविड, कूल डाउन। मिस्टर डेविड, आई एम सॉरी, मेरी बात से अगर आप हर्ट हुए हो तो हमें पूछना पड़ता है, यही हमारा काम है। आपकी वाइफ काम कहाँ करती है? सर, उसकी एक फ्रेंड की कंपनी है, मल्होत्रा मूवर्स एंड पैकर्स, वहीं काम करती है। उनके इस फ्रेंड का नाम क्या? समीर मल्होत्रा। उनका एड्रेस इन्हें लिखवा दीजिए। सर, ये रहे शर्ली के फोन रिकॉर्ड्स। इससे पता चला है कि जिस दिन वो गायब हुई उससे पहले वाली रात को उनकी एक नंबर पर लंबी बातचीत हुई। और हाँ सर, जिस सुबह वो नासिक के लिए निकली उस सुबह भी उनकी उसी नंबर से बात हुई। और हाँ सर, उसी नंबर से उनके मोबाइल पे मैसेज आया जो उस रिकॉर्ड में है। आई हैव रीच्ड अर्ली, कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब यही बताएगा कि शर्ली कहाँ है। मिस्टर समीर मल्होत्रा, शर्ली कहाँ है? मुझे क्या पता सर, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या। लेकिन हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है। आपकी कलीग इतने दिनों से गायब है, लेकिन आपने उसके हस्बैंड को एक दिन भी फोन करके नहीं पूछा वो कहाँ है, कैसी है, कहाँ गई है? हाँ, 2-3 बार कॉल किया था सर, उसका फोन बंद आ रहा था, तो इसलिए मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा कॉल करने को। वो रोज फॉलो अप करती थी। कमाल की बात कर रहे हो आप। आपकी कलीग, आपकी इतनी अच्छी दोस्त गायब हुई है और आप अपने सेक्रेटरी से कहते हो फॉलो अप करने को। एक्चुअली मुझे लगा शायद उसके हस्बैंड को बुरा लगेगा अगर मैं रोज कॉल करूं तो। क्या बुरा लगेगा? आपका फोन करना, फॉलो अप करना, आपकी दोस्ती या फिर आपका अफेयर? ये आप क्या कह रहे हैं सर? वो शादीशुदा है, मेरी दोस्त है, और जहां तक मैं जानता हूं उसका रिलेशनशिप उसके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा है।
रिलेशनशिप तो आपके साथ भी बुरा नहीं है, तभी तो अपने हस्बैंड से छुपकर आपके साथ नासिक चली गई। जिस दिन वो नासिक गई थी, आपका मैसेज आया था उसे कि आप गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे हैं। सर आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है और उस दिन वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। अपसेट थी तो आप उसको नासिक ले गए, किया क्या उसके साथ? कहाँ है वो? सर ये सच है, हम नासिक गए थे, लेकिन मैंने उसको सिर्फ उसके डैड के ग्रेवयार्ड तक छोड़ा था। फिर मैं अपनी मीटिंग के लिए गया एंड आई हैड टू स्टे देयर फॉर 2 days। वो शाम को बस पकड़ के वापस आने वाली थी। मिस्टर समीर मल्होत्रा, वो आपके साथ नासिक गई थी और फिर वहां पर गायब हो गई। अब आप हमें सब कुछ सच सच बताएंगे या हम अपने ढंग से पूछें? बताता हूं सर। 8 दिन पहले की बात है। कल मुझे नासिक जाना है किसी क्लाइंट से मिलने के लिए, तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। चलिए, आई नो नासिक में तुम्हारे डैड का ग्रेव है। आई नो उनके मरने के पहले तुम उनके साथ वक्त नहीं बिताई, पर क्या करती यार, मोना की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। डेविड वो स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस, तुम अपने जॉब को लेकर बिजी थी। प्लीज अपने आप को दोष देना बंद करो। जस्ट गो एंड pour your heart out उनके ग्रेव के सामने, नहीं तो तुम कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगी शर्ली। एंड आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर वो तुम्हें माफ करेंगे और इसके बाद तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू मूव ऑन। तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा, ओके? तुम आओगी मेरे साथ? हाँ सर, साइकाइट्रिस्ट ने भी उसे ये समझाया था कि गिल्ट का बोझ उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर ये बात डेविड से छुपाने की क्या जरूरत थी? अच्छे काम के लिए जा रहे थे तो छुपाया क्यों? समीर, मैंने डेविड को नहीं बताया कि तुम्हारे साथ मैं नासिक जा रही हूँ। ये सब क्यों छिपा रही हो उसे? यार तुम तो जानते हो ना, डेविड ने कितनी मुश्किल से ये नया बिजनेस शुरू किया है। मैं नहीं चाहती कि उसका एक भी दिन वेस्ट हो मेरी प्रॉब्लम्स के लिए। वैसे भी ये प्रॉब्लम्स मेरी हैं, मुझे इनसे खुद डील करना है, राइट? अगर मैं डेविड को बताती कि तुम मुझे ड्रॉप कर रहे हो तो वो भी इंसिस्ट करता साथ में आने के लिए, लेकिन मुझे पापा से अकेले मिलना है, बहुत सारी बातें करनी है उनसे। रही बात डेविड की, तो मैं उसे घर पे आके सब कुछ सच बता दूंगी। अब तुम रास्ते में कहीं मत रुकना, मुझे सीधा वहीं जाना है जहाँ कतरा रही थी जाने से मैं 6 महीने से। अच्छे फ्रेंड्स थे आप? जी। मिस्टर समीर मल्होत्रा, एक बात बताइए, कोई भी शादीशुदा औरत अपने मेल फ्रेंड को रात को 11-12 बजे फोन करके 1-1 घंटा बात करती है क्या? सर हम दोस्त हैं, एक साथ काम करते हैं, इसलिए। पुलिस से कुछ भी छुपाने का मतलब है जुर्म छुपाना, ये बात समझते हैं ना? एजुकेटेड है ना आप? सर उसने ये बात किसी से नहीं बताई। वो क्लिनिकली डिप्रेस्ड थी। डेविड भी ये नहीं जानता था। ऑफिस के बाथरूम में वो घंटों रोती थी, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती थी, उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा थे। फिर मुझे इस सिचुएशन का सीरियसनेस सिर्फ तब समझ में आया जब एक दिन मैं उसके डेस्क पे एक फाइल खोज रहा था। तुम्हारी ये फाइल मैं कुछ करने नहीं वाली थी सर। तो फिर तुमने ये क्यों खरीदा? वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए मेरे दिमाग में ख्याल आया और... अरे 1 ही सेकंड लगता है जान लेने में, और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे यार? जो इंसान मेरे लिए सबसे जरूरी था, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता था, मेरे डैड 1 सेकंड में दूर चले गए मुझसे। पता है, मेरे दुख या सुख में हमेशा वो मेरे साथ खड़े होते थे, और जब वो बीमार थे, उन्हें मेरी जरूरत थी, तो मैं अपनी लाइफ में उलझी रही। जॉब जरूरी था, डेविड का बिजनेस स्टेबल नहीं था, बच्ची छोटी थी, मैं क्या करती? मेरी लाइफ को प्रायोरिटी थी, डैड की हेल्थ को नेग्लेक्ट किया। फिर एक दिन कॉल आया, पापा चले गए, पापा चले गए। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती, सब मेरी वजह से हुआ। मैं बहुत बुरी हूँ, इसलिए मैं मरना चाहती थी। मेरे पापा। शर्ली प्लीज मेरी बात सुनो।
शर्ली, लुक एट मी। और भी लोग हैं तुम्हारी फैमिली में। व्हाट अबाउट डेविड एंड मोना? उनको भी तुम्हारी जरूरत है। लिसन शर्ली, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे डेविड को सब कुछ बताना पड़ेगा। I mean, वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है शर्ली। नहीं समीर प्लीज, समीर प्लीज उसे मत बताना। देखो वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। उसने अभी अपना बिजनेस शुरू किया, उसने बहुत सारा लोन लिया, वो टेंशन में आ जाएगा। प्लीज 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 समीर, तुम उसको नहीं बताओ। ठीक है। एक शर्त पे। कैसे शर्त? तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट से मिलना होगा। उस साइकियाट्रिस्ट का नंबर है आपके पास? हाँ। नंबर नोट करो। मिस्टर डेविड, क्या आप जानते हैं कि आपकी वाइफ सुसाइड करना चाहती थी? क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं था इंस्पेक्टर। जी हाँ, पिछले 4-5 महीने से वो डिप्रेशन में थी। उनका इलाज भी चल रहा था डॉक्टर पगारे से। ये बात समीर मल्होत्रा ने हमें बताई और हमने डॉक्टर से कंफर्म भी किया। मगर शिल्डे ने ये बात मुझे कभी नहीं बताई। हाँ, वो थोड़ी विजिबली अपसेट रहती थी, मगर अरे शर्ले, मेरा अरे दूध! ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारी आंखों के सामने सारा दूध गिर रहा है। एक्चुअली ऑफिस में थोड़ा टेंशन चल रहा है, बस वो सब दिमाग में चल रहा था। सॉरी। मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी डिप्रेस थी। मगर उसने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? हो सकता है कि वो नहीं चाहती हो कि मैं और टेंशन लूं। मेरे ऊपर काम का ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर था। उसकी नेचर ही ऐसी है कि अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी टेंशन्स किसी पर नहीं थोपती। कहीं उसने सुसाइड तो नहीं कर लिया? एक तरफ मुंबई पुलिस सुसाइड की थ्योरी के आधार पर तहकीकात कर रही थी और दूसरी तरफ नासिक पुलिस उस नीली गाड़ी की तलाश कर रही थी। सर, बस स्टैंड के बाजू में गैरेज है, उधर सब पता चल गया। एक ब्लू कलर की गाड़ी एक्सीडेंट की अगली सुबह उसी गैरेज में आई थी। और सर, उस गाड़ी के हेडलाइट्स और डंपर दोनों डैमेज थे। गाड़ी के मालिक का और उसका एड्रेस पता चला? हाँ सर। वो हेडलाइट पुरानी है और ये वाली नहीं है। जय दीक्षित? हाँ मैं ही हूँ, बोला। सर, सर जानबूझ के नहीं किया सर, वो तो एक एक्सीडेंट था। हम तो उसको जानते भी नहीं थे सर। जब तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर मैं डर गया था सर। पी के गाड़ी चला रहा था क्या? सच सच बोल नहीं तो। उस रात को मैं और मेरा फ्रेंड अर्जुन एक बार से वापस आ रहे थे। अरे भाई संभाल, तू क्या कर रहा है? अबे एड़े, ये क्या कर दिया तूने? हाँ? कैसे हो गया यार? सांसें चल रही है। अब क्या करें? अभी उठा इसे और हॉस्पिटल ले चल। हॉस्पिटल जाएंगे, फंस जाएंगे। चुप कर, चुप। चल हॉस्पिटल ले चल पहले। देख कितना खून बह रहा है, तू निकाल, तू निकाल। रख। जब तुम दोनों उस औरत को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की सोच रहे थे तो उसे हॉस्पिटल के गेट पे ही क्यों छोड़ के चले गए? उसका सर फट गया था, बहुत खून बह रहा था, उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसको हॉस्पिटल के बाहर ही। ये जय बोल रहा है कि उस औरत की हालत सीरियस थी, जबकि हॉस्पिटल में हमसे डॉक्टर ने कहा कि वो खुद ही ठीक होकर अगले दिन चली गई। हमने उसे एडमिट किया, उसका बैंडेज वगैरह किया और अगले दिन जब मैं आया तो पता चला कि वो चली गई थी। इसका मतलब कि वो डॉक्टर हमसे झूठ बोल रहा है। सर उस रात तो ड्यूटी पे गणपत था। कहाँ है वो? आज तो वो हॉस्पिटल में है, उसकी डे शिफ्ट चल रही है। बुलाओ उसको। अरे बोलो सर। गणपत इधर आओ। क्या हो गया साहब? जिस रात एक औरत तुमको हॉस्पिटल के गेट में मिली थी, उस रात तुम्हें थे ड्यूटी पे? जी मैं ही था। बता दो
बता दो साहब, सबको बता दो। सच बता साहब बस अपन जब इतना ही जानता है साहब, अगर लाश लावारिस है तो उसे मॉर्ग तक पहुंचा दो। उसके बाद साहब जॉनी उसका क्या करता है, किसको भेजता है साहब? क्या किया उस औरत की लाश के साथ? हाँ? वो लड़की थी ना जिसे कोई अस्पताल के बाहर फेंक के चला गया था, वो मर गई है। फैमिली वाला भी कोई नहीं है। ठीक है, मॉर्ग भिजवाता हूँ। जॉले, अरे जॉले, बॉडी आ गई है। वो नहीं था फोन में, लेडीज है। ला पेपर दे। ले साहब जब एक हफ्ते तक कोई पूछने नहीं आया तो आपने जॉली को दोबारा से फोन करके बता दिया कि लाश लावारिस है। आगे बता। जॉली तेरा ही नाम है? हाँ साहब, मेरा नाम है जॉली। गणपत ने बताया कि 10 दिन पहले यहाँ पर एक लावारिस औरत की लाश आई थी। साहब मैं चेक करता है थोड़ा, 1 मिनट में बताता है। नहीं साहब, 10 दिन पहले ऐसा कोई भी लाश नहीं आया। गणपत को गलत फहमी हुआ है साहब, आप रिकॉर्ड चेक कर लो मांगता है तो। हेलो सर जी, 10-12 दिन से इधर एक लाश पड़ी है। उम्र उसका 20-21 होगा। नहीं, उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं आया लेने को उसको। मैं क्या करूँ साहब? ठीक है साहब, आइए सर जी। 20-21 साल का बॉडी है और 10 दिन पहले का डेथ सर्टिफिकेट भी है। ये देखो ये पेपर। ये बॉडी तो बिक जाएगी, ऑर्गन डैमेज भी नहीं है, पैसा अच्छा आएगा इसका। दिखाओ। अरे ये क्या है? बॉडी कितने में बेचोगे डॉक्टर कामत? मैं क्या करता सर जी? गणपत ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। साहब बोल के कौन कौन शामिल है इसमें? बोल। सच मुंह से निकल गया। ले चलो उन दोनों को। चल, अब सब कुछ शुरू से बोल। हाँ, वो औरत 10 दिन पहले हॉस्पिटल आई थी और उसी रात उसकी डेथ भी हुई थी। फिर हम लोग ने उसकी बॉडी मॉर्ग में भेज दी। हफ्ते भर तक का इंतजार किया, लेकिन जब कोई क्लेम करने आया ही नहीं तो फिर हम लोग ने बॉडी भेज दी। कोई क्लेम करने आता भी कैसे? तुमने तो पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया था, और जब पुलिस आई भी तो तुमने कह दिया कि वो ठीक होकर चली गई। क्यों? सर, जब हम लोग ने बॉडी बेच दी तो अगले दिन आप लोग आ गए थे। फिर मैंने कहानी गढ़ दी कि वो औरत ठीक होकर चली गई। डॉक्टर होकर लाशों का कारोबार करते हो? वैसे करते क्या हो लाशों का? हाँ, हम लोग वो मेडिकल इंस्टीट्यूट को भेज देते हैं। वहाँ एनाटॉमी के स्टडीज के लिए डेड बॉडी की जरूरत पड़ती है और बॉडीज तो इतनी आसानी से मिलती है नहीं, इसलिए हम लोग लावारिस लाशों को बेच देते हैं। लावारिस लाश नहीं थी सर, वो लावारिस लाश नहीं थी। मेरी बेटी की माँ, मेरी पत्नी, मेरी जिंदगी थी वो। शर्ली अपने मन का बोझ उतारने के लिए नासिक गई थी। अपने पिता की कब्र के सामने बैठकर उनसे अपने दिल की बात कहने गई थी, लेकिन कुछ लोगों की अमानवीयता के कारण एक गुमनाम लावारिस लाश बनकर रह गई। उसे एक मेडिकल इंस्टीट्यूट को बेच दिया गया। इस केस से लावारिस लाशों का घिनौना कारोबार सामने आया। ये हकीकत सामने आई कि डॉक्टर कामत हॉस्पिटल की आड़ में लाशें बेचने का धंधा भी कर रहा था। कामत, जॉली और गणपत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन इस केस में डॉक्टर कामत और उसके साथियों के अलावा ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी गुनहगार हैं जो गैर कानूनी तौर पर डेड बॉडीज को खरीदते हैं। शायद इस कहानी का अंत बदला जा सकता था अगर शर्ली को गाड़ी से टक्कर मारने वाले लड़के ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की होती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय
क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।